दोस्तों जय हिंद। तो देखिए हम पढ़ रहे थे CHF को ठीक करने वाली दवाइयों के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियोग्लाइकोसाइड के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या होता है कार्डियोग्लाइकोसाइड। तो देखिए लिखा हुआ है डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन एंड ऑनबेन आर द कॉमनली यूज कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो ये तो हो गए आपके कुछ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। फिर आगे देखिए कह रहा है ऑफन द टर्म डिजिटलिस रिफर्स टू द कंप्लीट ग्रुप ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। तो ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड का जो पूरा ग्रुप है, क्लियर हुआ, इस पूरे ग्रुप को डिजिटलिस भी बोलते हैं। यहाँ मेन हमें क्या क्या ध्यान रखना है, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। ठीक है। तो आइए अब इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने से पहले हम देखेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ठीक है, कि हार्ट का जो मसल है वो किस तरीके से काम करता है। अगर वो प्रोसेस हमें समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक हम इसका मैकेनिज्म भी समझ सकते हैं। तो देखिए इसके मैकेनिज्म समझने से पहले ये हम नॉर्मल देख लेते हैं कि ये देखिए मायोकार्डियल सेल, मतलब ये हमारे हार्ट का सेल है। ठीक है, और ये सेल का मेम्ब्रेन है। क्लियर हुआ। और ये मेम्ब्रेन में देखिए अलग अलग पंप लगा हुआ, याद है सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे। तो वही सेल मेम्ब्रेन है ये, लेकिन ये हार्ट के मसल का मेम्ब्रेन है। क्लियर हुआ। तो इसमें देखिए ये सोडियम के एंट्री के लिए पंप लगा हुआ, पोटेशियम के एंट्री के लिए, फिर ये सोडियम पोटेशियम, फिर सोडियम कैल्शियम। तो आइए एक एक प्रोसीजर समझते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर सोडियम एंटर किया, पहले क्या किया, सोडियम एंटर किया, तो इसकी वजह से पोटेशियम बाहर जाएगा। क्लियर हुआ। फिर अगर पोटेशियम बाहर जा रहा, वो सॉरी सोडियम बाहर जा रहा है, तो उसकी कम साथ ही साथ ये पोटेशियम अंदर आएगा। क्लियर हुआ। और ये जिसके साथ बाइंड है उसको हम नाम देते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज। फिर इधर देखिए ये हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स है सोडियम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से देखिए सोडियम बाहर जाता है, क्लियर हुआ, और उसके रिस्पेक्ट में कैल्शियम अंदर आता है। और ये कैल्शियम जाके बाइंड होता है ट्रोपोनिन के साथ। किसके साथ? ट्रोपोनिन के साथ। क्लियर हुआ। किसके साथ बाइंड होगा, देखिए नीचे लिखा हुआ कैल्शियम प्लस ट्रोपोनिन। और जैसे कैल्शियम और ट्रोपोनिन बाइंड होता है तो ये एक्टिवेट करता है एक्टिन और मायोसिन को। एक्टिन और मायोसिन आपने पढ़ा होगा मसल फाइबर, ये वही मसल फाइबर है एक्टिन मायोसिन। तो जैसे ही ये कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा, एक्टिन और मायोसिन क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो हार्ट का मसल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से ब्लड पंप होगा। ये तो हो गया नॉर्मल मैकेनिज्म। अब ये बीच में SR दिख रहा होगा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका क्या काम है, ये क्या करता है कि यहाँ से जो कैल्शियम होता है ना, इस कैल्शियम को पकड़ने में इसको मदद करता है। क्लियर हुआ। यहाँ अगर ज़्यादा कैल्शियम हो गया एक्टिन मायोसिन के इधर ट्रोपोनिन के पास, तो इसको पकड़ के रख लेता है। और इसको पकड़ने के लिए वो एनर्जी मिलता है यहाँ से, ये वाला सोडियम पोटेशियम एटीपेज। फिर से एक बार समझिए नॉर्मल मैकेनिज्म। सोडियम अंदर आया, पोटेशियम बाहर गया, फिर अगेन सोडियम पोटेशियम। तो ये जो है ये वाला सोडियम पोटेशियम वाला एटीपेज, यहीं से एनर्जी मिलता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, और इसी एनर्जी से इस कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पकड़ लेता है। अगर पकड़ लिया तो क्या हो गया, मसल रिलैक्स। समझिएगा ध्यान से, कैल्शियम को पकड़ लिया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मसल हो गया रिलैक्स। अगर छोड़ दिया तो ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा और एक्टिन मायोसिन को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से मसल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये था फंडा। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब हमने उसको दवाई दे दिया डिजिटलिस। क्या दिया, डिजिटलिस दवाई दिया, यानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड उसको दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा समझिएगा ध्यान से। यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पहले समझा देता हूँ, फिर लाइन टू लाइन आपको पढ़ के समझा देंगे। तो देखिए हमने उसको दे दिया डिजिटलिस। अब वो डिजिटलिस क्या करेगा, इसको कर देगा ब्लॉक। यहाँ से क्या कर दिया उसको ब्लॉक, किसको, सोडियम और पोटेशियम एटीपेज को कर दिया ब्लॉक। अब ब्लॉक करने से देखिए क्या हुआ, ये जो सोडियम था ना ये बाहर जा पाएगा, ना ही पोटेशियम अंदर आ पाएगा। क्लियर हुआ। और साथ ही साथ में क्या हो गया, ये जो यहाँ इसको इस एटीपेज से एनर्जी मिल रहा था, इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसकी वजह से कैल्शियम को पकड़ रहा था, ध्यान दीजिएगा, जिसकी वजह से ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पकड़ रहा था,
अब इसको एनर्जी नहीं मिला तो ये कैल्शियम नहीं पकड़ पाएगा, क्लियर हुआ। और ये ब्लॉक हो गया तो सोडियम बाहर नहीं जा पाएगा, पोटेशियम अंदर नहीं आ पाएगा, मतलब सोडियम का कंसंट्रेशन कुल मिला के अंदर बढ़ जाएगा। क्लियर हुई बात। सोडियम का कंसंट्रेशन इस सेल के अंदर, ये पूरा क्या है, ये जो मैंने बना रखा है ये पूरा सेल है, तो इस सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो सोडियम बाहर तो निकलना चाहेगा। अब इसको निकलने के लिए एक ही जगह बचता है, वो कौन है, ये सोडियम और कैल्शियम वाला। अब सोडियम अगर बाहर जाएगा, समझ में आया, अब सोडियम को निकलने के लिए एक ही रास्ता बचा, वो है यहाँ से। अब यहाँ से अगर सोडियम बाहर निकलेगा तो उसके कंपेयर में कैल्शियम को अंदर आना पड़ेगा, क्लियर हुआ। अब जब कैल्शियम अंदर आएगा तो ऑटोमेटिक कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ट्रोपोनिन के साथ बहुत ज़्यादा बाइंड हो जाएगा। अब ट्रोपोनिन के साथ बहुत ज़्यादा बाइंड होगा तो एक्टिन मायोसिन का काम भी बढ़ जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो आई थिंक समझ में आया। फिर से एक बार देखिए, सारी चीज़ एक साथ रिलेटेड है। देखिए फिर से एक बार, इसको हमने कर दिया ब्लॉक। अब ब्लॉक करने से क्या हुआ, सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ गया। अब सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ गया तो एक ही जगह बचता है सोडियम निकलने का, वो है ये वाला जो हमारा है ना, ये जो सोडियम और कैल्शियम का, ठीक है, गेट, इसी गेट के थ्रू सोडियम बाहर जा सकता है। अब इस गेट का एक रूल ये है कि अगर सोडियम को बाहर भेजोगे तो कैल्शियम को अंदर आना पड़ेगा, है ना। प्रोटीन पढ़े थे ना, वो जो इम्बेडेड था सेल मेम्ब्रेन में, वही प्रोटीन है ये, लेकिन ये कौन सा है, सोडियम कैल्शियम का प्रोटीन है। तो देखिए क्या रूल है, सोडियम बढ़ गया तो ये बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता बचा, सोडियम कैल्शियम वाला। अब यहाँ से बाहर निकलेगा क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन आपको पता ही है, एक तरफ ज़्यादा रह नहीं सकता, उसको कम होना पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेगा तो कैल्शियम अंदर आएगा। अब कैल्शियम अंदर आया तो कैल्शियम जैसे ज़्यादा होता है तो उसको पकड़ लेता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पकड़ने के लिए चाहिए एनर्जी, अब वो एनर्जी देता है ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है। अब यहाँ से हो रखा है पहले से ब्लॉक, तो इसको एनर्जी नहीं मिला, तो कुल मिला के कैल्शियम फ्री घूम रहा है। अब फ्री घूम रहा है तो वो जाके ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाएगा। अब ट्रोपोनिन से जैसे बाइंड होगा ये एक्टिवेट कर देगा एक्टिन मायोसिन को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, और हार्ट मसल हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट, और हार्ट बोलेगा धुक से। और धुक से बोला मतलब ब्लड सप्लाई हो गया, बस हमारा काम हो गया। हम यही तो चाहते थे कि हमारा हार्ट धुक से बढ़िया करके करे। अब बढ़िया करके धुक करेगा तो ब्लड भी धुक से पहुंच जाएगा, और बॉडी की सारे सेल खुश, हम भी खुश, हमारी लाइफ भी खुश। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं अब लाइन टू लाइन क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, डिजिटलिस एक्सर्ट्स अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट ड्यू टू इट्स ability to potentiate the excitation contraction coupling। तो देखिए अगेन वही पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट को शो करता है, मतलब एक जो आपका धुक वाली आवाज़ है उसको बढ़ा देगा, मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, ठीक है। वही देखिए लिखा एक्साइटेशन कंसंट्रेशन कपलिंग। दिस इज पॉजिटिव पॉसिबल सिंस डिजिटलिस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इंट्रासेलुलर आयंस। तो कह रहा है ये ऐसा पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि डिजिटलिस इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर कैल्शियम आयन को बढ़ा देता है। अभी देखा ना हमने कैसे कैसे बढ़ाता है पूरा प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब ही तो होता है मैकेनिज्म, तो हमने मैकेनिज्म देख लिया कैसे बढ़ा देता है। इट इनहिबिट्स द मेम्ब्रेन बाउंड सोडियम पोटेशियम एटीपेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये डिजिटलिस क्या करता है, वो जो सोडियम पोटेशियम वाला था उसको इनहिबिट कर देता है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज द इंट्रासेलुलर सोडियम आयन। और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सोडियम इंट्रासेलुलर सेल के अंदर बढ़ जाएगा, और लॉस ऑफ इंट्रासेलुलर पोटेशियम आयन। और पोटेशियम जब बाहर से अंदर आ नहीं पा रहा है तो अंदर क्या हो जाएगा, पोटेशियम की कमी, लेकिन बढ़ कौन जाएगा, सोडियम। फिर थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, एज सोडियम आयन एक्यूमुलेट्स इनसाइड द सेल इट एक्टिवेट्स द सोडियम कैल्शियम कैरियर सिस्टम विद इन द मेम्ब्रेन। अब जैसे ये सोडियम बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये सोडियम कैल्शियम वाला जो कैरियर सिस्टम, मतलब वो जो गेट था उस गेट को कर देगा एक्टिवेट, जो कि मेम्ब्रेन में है, विद इन द मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन में है। द एक्टिवेशन ऑफ सोडियम कैल्शियम कैरियर सिस्टम रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। अब कह रहा है जैसे ये अगर एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स, इन्फ्लक्स मतलब सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा।
तो दोस्तों देखिए, मैं बुकिश लैंग्वेज इसलिए यूज़ करता हूँ कि बहुत लोगों को बुक का लैंग्वेज समझ में नहीं आता। नॉर्मल में अगर आपको हम समझा दें, बाद में आप बुक पढ़ते हो, बुक का लैंग्वेज समझ में नहीं आता, इसीलिए मैं सारा बुक का लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा बुक के हैबिटेट में आए। ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते थे, हम ये भी लिख सकते थे इंक्रीज द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, तो वो भी ठीक था। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लक्स आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, जो कि आपको सीखना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है नॉर्मली द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस अराउंड द मायोफिलामेंट मतलब वही एक्टिन मायोसिन के आसपास में। मायोफिलामेंट मतलब जो एक्चुअल में मसल को कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्स करवाता है, वो उसी को बोलते हैं मायोफिलामेंट। इज लोवर्ड बाय द कैल्शियम आयन पंप इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कह रहा है वो जो मायोफिलामेंट यानी एक्टिन मायोसिन के आसपास जो कैल्शियम होता है, उसको कौन पकड़ता है? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पकड़ लेता है। द एनर्जी फॉर ड्राइविंग द पंप इज ऑब्टेन बाय एटीपी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब कह रहा है उसको ड्राइव करने के लिए, ड्राइव मतलब चलाने के लिए, चलाना। अब यहाँ हम बैठ के गाड़ी तो चलाएंगे नहीं, गाड़ी तो ड्राइव करेंगे नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसमें जो कैल्शियम का पंप है, उसको ड्राइव करने के लिए, उसको चलाने के लिए उसको चाहिए होता है एनर्जी। और ये कहाँ से मिलता है? एटीपी हाइड्रोलिसिस से। और ये एटीपी हाइड्रोलिसिस देखो कहाँ से मिलता है, ये रहा सोडियम पोटेशियम एटीपीज। ठीक है, और जिसको हमने ऑलरेडी कर दिया ब्लॉक। तो वही देखिए लिखा हुआ है हाउएवर डिजिटलिस इनहिबिट्स दिस एंजाइम एंड हेंस लेस एनर्जी इज अवेलेबल फॉर ड्राइविंग द कैल्शियम आयन पंप। तो कह रहा है इसको तो हमने पहले ब्लॉक कर दिया डिजिटलिस दे के, तो जिसकी वजह से एनर्जी बहुत कम मिलेगा। किसको? ये जो कैल्शियम आयन पंप को। ठीक है, दस द सप्लाई ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराउंड द मायोफिलामेंट इंक्रीज। तो जिसकी वजह से क्या होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को पकड़ नहीं पाएगा, और इस मायोफिलामेंट के आसपास वही देखिए लिखा हुआ इंक्रीज हो जाएगा। कौन? कैल्शियम आयन। ठीक है, विच इन टर्न एक्टिवेट्स द कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म, और जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आसान भाषा में आपको समझ में आया है। तो फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।